वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टोकियोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। तो सबसे पहले आते हैं कि स्टोकियोमेट्री है क्या। दरअसल में हम स्टोकियोमेट्री का लफ्ज़ सबसे पहले मतलब समझते हैं कि स्टोकियोमेट्री का मतलब क्या है। अब जो हमारे पास स्टोकियोमेट्री है ये किस जुबान से आया है? ग्रीक जुबान से है। देखो ग्रीक भी एक लैंग्वेज है, जिस तरह हमारे पास पश्तो, सिंधी, बलोची, अरबी ये सारे एक लैंग्वेज है, तो ग्रीक भी एक जुबान था। तो स्टोकियोमेट्री ग्रीक जुबान से आया और ये दो लफ्ज़ से बना हुआ है, स्टोकियो और साथ में मेट्री। तो स्टोकियोन का मतलब क्या होता है? एलिमेंट, और मेट्री या मेट्रोन, तो एक कुछ फर्क नहीं है, मेट्री या मेट्रोन। तो इसका मतलब क्या है? मैयर, पैमाइश। तो आसान अल्फाज में हमारे पास स्टोकियोमेट्री ग्रीक जुबान का लफ्ज़ है। स्टोकियो का मतलब क्या है? एलिमेंट। मेट्री या मेट्रोन का मतलब क्या है? मैयर, पैमाइश करना। अब तो आसान अल्फाज में स्टोकियोमेट्री का मतलब क्या बना? एलिमेंट की पैमाइश, एलिमेंट की पैमाइश। अब एलिमेंट की पैमाइश से मतलब क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ एलिमेंट की पैमाइश से मतलब क्या है। देखो जो स्टोकियोमेट्री है ना, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप पढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप से मतलब क्या है? अब मैं पहले आपको एग्जांपल समझाता हूँ, फिर ये जो आपका डिफिनेशन ये आपको सही समझ आएगा। अब देखो मेरे पास क्या है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, मेरे पास क्या है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल जाएगा, क्या बनाएगा? वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, H2O बनाएगा। तो देखो मैंने क्या बनाना है? 2 मोल ऑफ क्या बनाने हैं? वाटर बनाने हैं। कितने मोल बनाने हैं वाटर के? 2 मोल। तो अगर मैंने 2 मोल वाटर बनाने हैं तो मेरे पास कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन, कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होगी? तो आसान अल्फाज में मैंने 2 मोल वाटर बनाने हैं, तो 2 मोल वाटर मेरे पास क्या है? ये प्रोडक्ट है, ये मेरे पास क्या है? प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट से पहले ये मेरे पास क्या है? सॉरी, प्रोडक्ट से पहले ये मेरे पास क्या है? रिएक्टेंट, ये मेरे पास क्या है? रिएक्टेंट। तो अगर मैंने प्रोडक्ट 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल बनाने हैं तो मेरे पास कितनी रिएक्टेंट की जरूरत होगी? रिएक्टेंट में मेरे पास क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आसान अल्फाज में हम क्या पढ़ रहे हैं स्टोकियोमेट्री में? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब यहां पर देखो, अगर मैंने 2 मोल वाटर बनाने हैं तो मेरे पास कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन, कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होगी कि मैं 2 मोल ऑफ वाटर बनाऊं? तो मैं क्या कर मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि मेरे पास कितनी रिएक्टेंट की जरूरत होगी, मैंने 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाने होंगे। मेरे पास कितनी रिएक्टेंट की जरूरत होगी, मैंने क्या बनाने हैं? 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाने। तो आसान अल्फाज में अगर मैं 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन लूँ, 1 मोल ऑक्सीजन लूँ, तो ये 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो मेरे पास क्या है? मैंने 2 मोल जब प्रोडक्ट बनाने थे ना, तो मैंने अंदाजा लगा लिया। किस तरह अंदाजा लगा लिया? कि जब मैं 2 मोल हाइड्रोजन का लूँ और 1 मोल ऑक्सीजन का लो, इसको आपस में मिलाऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो देखो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एक किस्म का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या है? मिकदार। क्वांटिटेटिव किससे है? क्वांटिटी से है, मतलब मिकदार। हमने क्या करना है? हमने अगर प्रोडक्ट बनाने हैं तो हम रिएक्टेंट से अंदाजा लगाते हैं हम इतने प्रोडक्ट बना सकते हैं। या अगर हमारे पास क्या हो, अगर कोई आपसे पूछे कि मैंने 10 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बनाने हैं या कुछ भी करना है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने कितने रिएक्टेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाना होगा और उससे मैंने 10 मोल ऑफ वाटर बनाना है। तो समझ आ गया? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को हम क्या नाम देते हैं? स्टोकियोमेट्री। अब देखो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, अगर आप यहां पर देखो ना, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है मेरे पास या नहीं, तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन का अगर आप मोलर मास फाइंड करोगे, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। 2 का कितना होगा? 2। और यहाँ पर साथ में क्या लिखा हुआ है? 2। तो 2 को जब 2 से ज़रब करेंगे तो क्या बन जाएगा? 4। तो 2 हाइड्रोजन का जो मोलर मास बन जाएगा, और यहाँ पर 2 भी लिखा हुआ है एक्टिव मास, तो 4 ग्राम। और 2 ऑक्सीजन O2, यहाँ पर सब्सक्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है? 2। तो आसान अल्फाज में एक ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 16 गुड। तो 16 को जब 2 से ज़रब करेंगे तो क्या बन जाएगा? 32 ग्राम। अब यहाँ पर
2H2O। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 2 मौजूद है, तो अगर मैं यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का मास निकालूंगा तो कितना बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल का मोलर मास निकालूंगा 2 यहाँ पर होगा। उसी तरह ये जो 2 है ये हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आसान अल्फाज में 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन का मास कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा मोलर मास। 2 को 2 से ज़रब कर दूंगा क्या बन जाएगा 4 प्लस उसी तरह ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16। 16 को 2 से ज़रब कर दूंगा 32, तो 4 + 32 क्या बन जाएगा 36। तो देखो मेरे पास क्या है 4 + 32 36 बन गया और इस साइड पर भी क्या है 36, तो दोनों तरफ 36 ग्राम। तो देखो अगर मैंने 36 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल बनाना है तो मेरे पास रिएक्टेंट में मैंने 4 ग्राम हाइड्रोजन लेना होगा और 32 ग्राम ऑक्सीजन लेना होगा, तब मेरे पास 36 ग्राम ऑफ वाटर बन जाएगा। या अगर मैंने 2 मोल ऑक्सीजन बनाना हो तो मैंने क्या करना होगा 2 मोल हाइड्रोजन लेना होगा और 1 मोल ऑक्सीजन लेना होगा, तब मेरे पास 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो एक किस्म का नहीं है, हम अंदाजा लगा रहे हैं, हम इतने रिएक्टेंट लेंगे और उतने प्रोडक्ट बन जाएंगे। जिस तरह आप घरों में कोई भी चीज़ आप सालन बनाते हो, अगर हम इतनी चीज़ें इतने गोश्त इसमें डालेंगे तो इससे इतना सालन बनेगा। तो हम एक मिकदारी क्या है रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं कि अगर हम इतने मतलब क्वांटिटी में हम रिएक्टेंट लेंगे तो उससे इतना प्रोडक्ट बन सकता है। तो ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है इस रिलेशनशिप को हम नाम देते हैं स्टोइकियोमेट्री। एक और एग्जांपल है, जिस तरह देखो मेरे पास क्या है कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल गया तो हमारे पास क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है 1। अगर मैंने 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, कितने मोल 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, तो मेरे पास रिएक्टेंट कितनी ज़रूरत होगी, मतलब मेरे पास कितने रिएक्टेंट की ज़रूरत होगी ताकि मैं क्या बनाऊँ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो मैं क्या लूँगा 1 मोल मतलब 1 मोल कार्बन लूँगा और 1 मोल ऑक्सीजन लूँगा। जब मैं 1 मोल कार्बन और 1 मोल ऑक्सीजन लूँगा तब मेरे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो मेरे पास अगर मैंने 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो रिएक्टेंट में मेरे पास 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन होना चाहिए, तब मेरे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो देखो क्वांटिटी मतलब हम क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं, अगर हम इतने क्वांटिटी लेंगे तो हमारे पास इतनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जितने आप प्रोडक्ट लोगे जितना आप रिएक्टेंट लोगे उससे उतना प्रोडक्ट बन जाएगा, आज से बन जाएंगे। अब देखना, अब देखो अगर आप देखो आपने क्या करना है, अगर आपने 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, कितना ग्राम 44 ग्राम। अगर आपने 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है मतलब 44 ग्राम प्रोडक्ट बनाना है तो आपको रिएक्टेंट में कितनी मिकदार की ज़रूरत होगी कार्बन और ऑक्सीजन की। देखो अगर आपने 44 ग्राम प्रोडक्ट बनाना है किसका कार्बन डाइऑक्साइड का, तो आपने सोचना होगा कि हमारे पास रिएक्टेंट में कार्बन और ऑक्सीजन की कितनी मिकदार की ज़रूरत होगी। तो हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, अगर हम इतने रिएक्टेंट लेंगे तो उससे इतना प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देखो हमारे पास हमने देखो अगर मैं कार्बन का एक कार्बन का मास कितना होता है 12, अगर मैं 12 ग्राम कार्बन का लूँ, उसी तरह एक ऑक्सीजन हमारे पास एक ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16, तो 2 का कितना बन जाएगा 32। तो मैंने 32 ग्राम ऑक्सीजन लेना होगा, 12 ग्राम कार्बन लेना होगा, तो इन दोनों को जब मैं जमा करूंगा क्या बन जाएगा 44 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन जब मैं लूंगा तो मेरे पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो 44 ग्राम किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, कार्बन का मोलर मास 12 प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास 1 का 32, 2 है ना तो 2 से ज़रब कर देंगे, 16 ज़रब 2 32, 32 प्लस 12 44 ग्राम। तो समझ आ गया स्टोइकियोमेट्री इंट्रोडक्शन कि कितने रिएक्टेंट हम लेंगे और उससे कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो आप डेली एग्जांपल में भी बहुत सारे काम करते हो कि अगर हम इस चीज़ को इतने लेंगे तो इससे इतना प्रोडक्ट बन सकता है। तो अगर केमिस्ट्री में आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी करेंगे कि अगर हम इतने रिएक्टेंट लेंगे, इतने मोल रिएक्टेंट लेंगे तो उससे इतना मोल प्रोडक्ट बन सकता है। तो इस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को हम क्या नाम देंगे स्टोइकियोमेट्री। तो अभी हम तारीफ पर आते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। याद रखना आपका जो केमिकल इक्वेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस का मतलब क्या है, अगर लेफ्ट साइड पर आपके साथ कितने हाइड्रोजन होंगे तो राइट साइड पर भी वही हाइड्रोजन होना चाहिए, आज सेम होना। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 2 + 2 = 2 कितने बन जाएंगे 4
4 हाइड्रोजन है, और इस साइड पर देखो 2 ज़रा पे 2 कितने बन गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने, 2, और इस साइड पर देखो ये जो 2 है हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑक्सीजन कितने बने इस साइड पर, 2 ऑक्सीजन इस साइड पर है, 2 ऑक्सीजन हमारे पास क्या है इस साइड पर है, और उसी तरह 4 हाइड्रोजन इस साइड पर है और 4 हाइड्रोजन इस साइड पर है। तो देखो ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस। अगर हम 2 हाइड्रोजन इक्वल है, जितने एटम लेफ्ट साइड पर है उतने एटम राइट साइड पर है, मतलब जितने एटम रिएक्टेंट में है उतने एटम प्रोडक्ट में है। अब यहाँ पर देखो एक कार्बन राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर हमारे पास अगर आप कहोगे रिएक्टेंट में 1 कार्बन है तो प्रोडक्ट में भी कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। यहाँ पर रिएक्टेंट में कितने ऑक्सीजन है, 2, तो प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन है, 2। तो इसको हम कहते हैं कि हमारा इक्वेशन क्या है, बैलेंस है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के एटम सेम होने चाहिए। तो इस तरह की रिलेशनशिप जिसमें हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस इक्वेशन, इसको हम नाम देंगे स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री का इंट्रोडक्शन समझ आ गया, इसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। तो याद रखना है अक्सर एमसीक्यूज आता है स्टोइकियोमेट्री के बारे में कि स्टोइकियोमेट्री में हम पढ़ते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप या क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव नहीं पढ़ते, क्वांटिटेटिव पढ़ते। अब यहाँ पर हम देखो ये तो नहीं देख रहे कि हाइड्रोजन की क्वालिटी कैसी है, ऑक्सीजन की क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी हम नहीं देख रहे, हम क्या देख रहे हैं, क्वांटिटी देख रहे हैं, मिकदार देख रहे हैं। तो हम क्या स्टडी करते हैं, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। तो क्वांटिटेटिव का मतलब भी क्या है, मिकदार। तो ये आपने याद रखना। इसके बाद हमने एग्जांपल भी पढ़े और हमारे पास ये क्या है, इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमारे पास क्या है, एजम्पशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पॉइंट्स हमारे पास क्या है, पहला पॉइंट हमारे पास स्टोइकियोमेट्री के बारे में क्या है, जो एजम्पशन है कि रिएक्टेंट्स कंप्लीटली चेंज इनटू प्रोडक्ट। जितने रिएक्टेंट आपने लिए उसको कंप्लीटली प्रोडक्ट में चेंज होने चाहिए। अगर आप 2 रिएक्टेंट लोगे तो उसने प्रोडक्ट भी कितने बनाने होंगे, 2। अगर आप 2 ग्राम रिएक्टेंट लोगे तो उसने कितने बनाने होंगे, 2 ग्राम प्रोडक्ट बनाने होंगे। तो कंप्लीटली रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए। जो भी रिएक्टेंट आप लोगे उसको कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए। अब इसके बाद नो साइड प्रोडक्ट फॉर्मेशन, साइड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। साइड प्रोडक्ट फॉर्मेशन का मतलब क्या है, इसको आसान अल्फाज में केमिस्ट्री की जुबान में क्या कहते हैं, बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या है, लेट्स सपोज कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल गया, क्या बना लिया उसने, कार्बन डाइऑक्साइड। लेट्स सपोज साथ में क्या है, ऑक्सीजन भी बना। अब ये ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, ये काम का नहीं है, ये हमारे पास क्या है, काम का नहीं। काम का ना होने का मतलब क्या है, ये बाय प्रोडक्ट है। ये क्या है, बाय प्रोडक्ट। असल प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये जो फजूल प्रोडक्ट बन गया जिसकी जरूरत ना हो उसको हम क्या नाम देते हैं, बाय प्रोडक्ट। तो स्टोइकियोमेट्री में साइड प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए, बाय प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए, बाय प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए। अब इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ओबेड। इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होना चाहिए, ओबे होना चाहिए। ओबे का मतलब क्या है, देखो अगर आप राइट साइड पर देखोगे, रिएक्टेंट पर देखोगे और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का जो मास है वो कितना आ रहा है, 36 ग्राम। देखो 36, और हमारे पास प्रोडक्ट का मास कितना आ रहा है, 36 ग्राम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है कि टोटल मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जितना मास रिएक्टेंट का होना चाहिए उतना मास प्रोडक्ट का होना चाहिए। तो ओवरऑल रिएक्शन में मास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा, बस सिंपल। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जिस तरह देखो, अब देखो इस साइड पर रिएक्टेंट और मतलब हमारे पास जो रिएक्टेंट कार्बन और ऑक्सीजन है इसका मास कितना है, 44 ग्राम। प्रोडक्ट का मास पे कितना है, 44 ग्राम। तो हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे है। जितना मास रिएक्टेंट का है उतना मास प्रोडक्ट का है। तो इसी वजह से हम कहते हैं न तो न्यू मास क्रिएट हो गया, न तो न्यू मास डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि मास क्या है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, मतलब देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो न तो हमारे पास न्यू मास बना है, न तो न्यू मास हमारे पास डिस्ट्रॉय हुआ है। न तो मास डिस्ट्रॉय हो सकता है, न तो बन सकता है, बल्कि कन्वर्ट हो सकता है। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या टोटल मास कांस्टेंट रहेगा। इसको हम नाम देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। अब डिफिनिट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, देखो जितने एटम आपके साथ रिएक्टेंट में हो उतने ही एटम आपके साथ प्रोडक्ट में होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, अब देखो जितना रेशियो, अगर आप यहाँ पर देखो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो, कार्बन कितने हैं, 1, कार्बन 1 है। अगर मैं यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ, सही। अब देखो यहाँ पर मैं डिफिनिट प्रोपोर्शन, ये साइड बाय प्रोडक्ट को मैं मिटा रहा हूँ, सही है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब देखो डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, जितने फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन नहीं, जितना प्रोपोर्शन मतलब रेशियो लेफ्ट साइड पर होगा एटम का, उतना ही रेशियो
राइट साइड पर होगा एटम का। रेशियो का मतलब क्या? अब देखना, कार्बन इस साइड पर कितना है 1, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2, 1:2। अब यहाँ पर देखो कार्बन यहाँ पर कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो जितना रेशियो लेफ्ट साइड पर है एटम का उतना ही रेशियो राइट साइड पर होने चाहिए। तो इसको हम नाम देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डिफिनेट प्रोपोर्शन। क्या होना चाहिए? ओबे होना चाहिए, प्रोपोर्शन एक जैसा होना चाहिए। जितना प्रोपोर्शन इस साइड पर होगा उतना ही प्रोपोर्शन उस साइड पर, जितना प्रोपोर्शन रिएक्टेंट के साइड पर होगा उतना प्रोपोर्शन प्रोडक्ट के साइड पर होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं, ये दोनों लॉ हो गए। इसके बाद हमारे पास ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, 4 assumption थे स्टोइकियोमेट्री के हवाले से। रिलेशनशिप इसमें आगे पढ़ेंगे। इसमें कौन सा रिलेशनशिप होगा? मास टू मास रिलेशनशिप, मास टू मोल रिलेशनशिप, मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप और मोल्स टू मोल्स रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है? हमें मास गिवन होगा, हमने दूसरा मास मालूम करना है, एक मास की मदद से दूसरा मास मालूम हम कर सकते हैं। या हमें मोल गिवन होगा, हम मोल की मदद से क्या कर सकते हैं? मास मालूम कर सकते हैं। या रिवर्स भी हम सोच सकते हैं, हमें मास गिवन होगा, उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं? मोल मालूम कर सकते हैं। हमें वॉल्यूम गिवन होगा, हम क्या मालूम करेंगे? मास। या मास गिवन होगा, हम क्या मालूम करेंगे? वॉल्यूम। या हमें मोल्स गिवन होगा, मोल कन्वर्ट करेंगे, मतलब मोल्स गिवन होंगे तो दूसरे मोल्स को हम भी फाइंड कर सकते हैं। इसको हम नाम देते हैं मोल्स टू मोल्स रेशियो। और इस रेशियो का हम 1 by 1 डिटेल से आने वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे।